बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लासना अमीन मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। एक जानिब मुल्जिमान की इंकशाफात से भरी हुई वीडियोस लीक होती जा रही हैं, मगर दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला चौधरी निसार इस तमाम तर सूरत हाल पर हैरान दिखाई देते हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि वीडियो की तशहीर गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है और इसके साथ साथ सिंध हुकूमत से भी उन्होंने तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मगर मौला बख्शांडियो कहते हैं कि वीडियोस लीक होना ये चौधरी साहब की नाअहली का सबूत है। इसके साथ साथ जो वो तहकीकात के हवाले से बात कर रहे हैं तो तहकीकात करवा कर वो अपनी नाअहली को यकीनी तौर पर साबित करना चाहते हैं। चौधरी निसार मुख्तलिफ मौक़ों पर किस तरह से दोहरा मयार अपना रहे हैं, इस पर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में आपसे ये मालूमात शेयर करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कुछ बात करेंगे पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए अब तक तश्कील ना पाने वाले TORs के हवाले से। पनामा बहरान पर कामयाबी के साथ टाल मटोल भी जारी है। अपोजिशन का मौक़िफ़ है तहकीकात का आगाज़ वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान से हो, मगर ख्वाजा साहब कहते हैं कि तहकीकात का आगाज़ किससे होगा इस चीज़ का फैसला अदालत करेगी। लेकिन ख्वाजा साहब से यकीनन हम भी और अवाम भी ये पूछना चाहेगी कि अगर अदालत फैसला करेगी तो क्या उस फैसले को खुले दिल से कबूल किया जाएगा। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से की जब हम बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि इस मुल्क में निहायत अफसोस और यकीनन शर्म की ये बात है कि जिस हुकूमत के वज़ीर आज़म हाउस के बाथरूम के लिए 2.25 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हों, उस मुल्क के सरकारी अस्पताल खासतौर पर लाहौर शहर की हम बात करेंगे जो कि चंदा मांगने पर मजबूर हैं। आज आपके साथ उन खुश नसीबों की लिस्ट भी हम शेयर करेंगे जिन पर वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने खुसूसी इनायात करते हुए बैरून मुल्क इलाज के लिए करोड़ों रुपए जारी किए। क्या ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान में यकीनी तौर पर तिब्बी सहूलियात मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं? प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आज चेयरमैन नैब के पेंशन स्कैंडल की गूंज कौमी असम्बली में भी सुनाई दी गई और सैयद नवीद कमर की जानिब से बड़े सीरियस सवालात भी उठा दिए गए हैं। इस सारी सूरत पर बात करेंगे क्लासेस साहब, लेकिन यकीनी तौर पर सबसे पहले हम चौधरी साहब के हवाले से बात करना चाहेंगे। आज उन्होंने पैमरा को भी खत लिख दिया है कि टीवी चैनल्स को पाबंद किया जाए, कोई ज़ाब्ता कार होना चाहिए, कोई सद्देबाब होना चाहिए, इन तमाम चीज़ों का। ये पैमरा के खत को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं चौधरी निसार अली खां का आपको पता है एडमायरर हूँ, बावजूद इसके कि वो 2-4 दफ़ा वो पिछली दफ़ा उन्होंने कहा भी है कि आप लोग अगर अपनी हर्जत सराई से बाज ना हो तो मैं कच्चा चट्टा खोल दूंगा। बिल्कुल, वो खैर हम वेट कर रहे हैं कब कच्चा चट्टा खुलता है। ये उनका फेवरेट है, ये वो हर एक को कहते रहते हैं, पीपल्स पार्टी को, MQM को। चलो आप हमें भी कहते हैं, चलो इसको हम ऐसे दिल पे नहीं लेते, जस्ट एक चौधरी साहब की हैबिचुअल एक स्टाइल है। मैं 2-4 चीज़ें याद दिलाना चाहता हूँ। एक तो चौधरी साहब जो हैं अपने दौरे हुकूमत में वो इस तरह के कवानीन रिवायात ना बना जाएं कि कल को अपोजिशन में है तो इनकी चीखें निकलें। बिल्कुल, जो पैमरा को ये लेटर लिख रहे हैं कि ये कार्रवाई की जाए और ऐसे ऐसे असूल बनाए जाएं। अब मुझे नहीं पता कि वो ये किस कैपेसिटी में ये लेटर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। उस पैमरा के अपने लाज हैं, उनकी TORs हैं, अपने SOPs हैं, बाई लाज हैं। क्या एक यहाँ इंटीरियर मिनिस्टर डिक्टेट करवा सकता है पैमरा को? अगर वो करवा सकता है तो फिर जो हमें बताया जाता है पैमरा जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट फैसले आके करती है, तो मेरा ख्याल थोड़ा काम मशकूक हो जाएगा। एक चीज़। और दूसरी बात मैं ज़रा बताना चाहता हूँ कि चौधरी साहब जो मैंने कहा ना अपोजिशन में इन्होंने आना है, इसलिए थोड़ा सा मीडिया को ना इतना रहने दे कि कल जब आपको चीखें निकलेंगी ना आपकी और आपकी निकलेंगी और चौधरी साहब की सबसे ज़्यादा निकलती होती हैं, तो उस वक्त फिर आप कहें कि हमें ताने देंगे जी आप बड़े शेर बनते थे, आप फलां बनते थे, अब आप हमारे लिए नहीं खड़े होते, हमारी बात नहीं करते। ये भुगती हुई हमने चीज़ें और फिर भी इनसे भुगतेंगे। तो मेहरबानी फरमाएं मीडिया को इतना आज़ाद रहना दें कि कल को जब आपकी यहाँ पे कोई आके आपको थोड़ा सा वो टाइट करे ना, जो कि आपको करेगा कोई ना कोई, तो फिर हमारे जैसे कुछ 2, 4, 5, 6 लोग इस काबिल रहें या मीडियम को आप इतना थोड़ा सा आज़ाद रहने दें कि आपकी आवाज़ भी उठाए। अब टोटल इसको बिल्डोज किए जा रहे हैं। दूसरी बात, मैं चौधरी साहब के साथ इंतहाई मादरत के साथ, बड़े गुस्सीले आदमी, आपको पता है जज्बात में आ जाते हैं मेरी तरह। वो ये है कि आपको याद है सौलत मिर्जा की एक वीडियो आई थी। बिल्कुल बिल्कुल, हम कैसे भूल सकते हैं क्लासेस साहब। उसको रुकवाने वाले रात के 2 बजे उसकी सजाए मौत रुकवाने वाले चौधरी निसार अली खान साहब थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, उस वक्त जो सिंध का मसला था ना, सौलत मिर्जा सिंध का था, MQM के खिलाफ उसने इंकशाफात किए, टीवी चैनल्स पर वीडियो चल गई, तो चौधरी साहब को ये उस वक्त क्यों नहीं ख्याल आया कि डॉक्टर आसिम के ये मामले पे जो हमें एथिक्स सिखा रहे हैं मीडिया को, एथिक्स का मुजाहरा करना चाहिए आपको, बिल्कुल ये जो कन्फेशनल स्टेटमेंट होता है ये गैर कानूनी होता है, इसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो चौधरी साहब सौलत मिर्जा वाले मामले पे MQM के साथ क्योंकि आपका जाती दुश्मनी चल रही थी, आपने रात के 12 बजे आपने उसकी फांसी रुकवाई। बिल्कुल, अगर ये गैर कानूनी काम था तो मुझे जरा समझा दें कि सौलत मिर्जे पे मामले पे चौधरी निसार अली खान साहब इतने एक्टिव क्यों हुए थे? ये लोगों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने वाला कल्चर बंद करें। और तीसरी बात मैं आगे चलता हूँ,
अगर चल भी गई है उसकी वीडियो, इससे पहले उसका तो कौन सी क़यामत आ जाएगी आपका ख्याल है? डॉक्टर आसिम को 40 साल सजा हो जाएगी? डॉक्टर आसिम की अगर कुछ चीजें आ गई है ना, इसको एंटरटेनमेंट के तौर पर लें। मीडिया के लिए भी एंटरटेनमेंट है, लोगों के लिए भी एंटरटेनमेंट है। हमने भी अपने अपने चैनल्स का पेट भरना है, जैसे आपने सरकारी फाइल्स का भरना है। कोई क़यामत नहीं आने वाली इससे। डॉक्टर आसिम के इंकशाफात हूँ, इससे पहले उन्होंने बताया था एक और वहाँ पे वीडियो लीक हुई थी, एक उसकी एक और भी पहले हुई थी। ये चीज़ें होती रहती हैं, ये आप खुद कराते रहते हैं। अब चौधरी साहब मैं ये बताऊँ कि किन किन ये रिपोर्टरों को, सहाफ़ियों को बुला के खुद खबरें देते हैं। सही। तो जिन लोगों को खुद बैठ के खबरें दें उस पे तो उनके अखलाकियात ठीक हैं कि वो कोई मसला नहीं है। अगर कहीं से कोई वीडियो लीक हो जाए और जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम आ जाएं, बहुत सारे लोग तो ये शकूक का इजहार करेंगे चौधरी साहब ने खुद शायद लीक की है। मौला बख्श चांडियो भी ये कह रहे हैं। और मौला बख्श चांडियो के बाद में वजन है, ये भी बता दूं मैं। और तीसरा, इस मुल्क में ना ये सेक्रेसी वाला कल्चर खत्म करें, बंद करें। आपको याद है वो जब क्रिकेट की रिपोर्ट दी थी उसने, वकार यूनिस ने, पूरी कौम खिलाफ हो गई कि देखें जी लीक हो गई। भाई उनके जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन है खिलाड़ियों के, पूरी कौम को बताएं कि कौन बदतमीज है, कौन वहां पे अनरूली है, कौन बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान के सौदे करता है। कौम से छुपाने की कोशिश आप क्यों छुपा रहे हैं? अगर डॉक्टर आसिम का ये बयान आ रहा है, आपको तो ऑफिशियली तौर पर कौम को बताना चाहिए कि ये उसके एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन है। आप उसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर रखते हैं कि पीपल्स पार्टी की चीखें निकलवाएंगे, इनको पनामा लीक्स पे कंप्रोमाइज करवाएंगे। तो जो उन्होंने मकासद हासिल करने थे चौधरी साहब एंड कंपनी ने वो कर लिए। अब उन्होंने पेमरा को लेटर लिख दिया है कि जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। अगर पेमरा ने कार्रवाई करनी है ना, वो पहले चौधरी निसार अली खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करे, इनको समन करे कि एक्सीलेंसी आपने सौलत मिर्जा की वीडियो पे क्यों कार्रवाई की थी? आपने प्रेसिडेंट सेट की थी। अब इस मामले में आपके पास कोई हाई मॉरल ग्राउंड कम से कम चौधरी निसार अली खान के पास नहीं है कि वो पेमरा के पास जाएं और वो मीडिया को भाषण देने की कोशिश करें कि अखलाकियात क्या होती है, कन्फेशन होते हैं, कानून होता है, इसका कोई अहमियत नहीं। हिज एक्सीलेंसी सौलत मिर्जा वाले मामले के बाद अब तमाम इस तरह के मोरालिटी, इस तरह के लेक्चर, इस तरह के सरमन जो है ना, आप वो लूज कर चुके। मेहरबानी फरमाए, मैं फिर कहूँगा आपने पोजीशन में आना है। आपकी चीखें सबसे ज्यादा निकलती होती है, मीडिया को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट रहने दें, ये कल को आपके काम आएगा। सही। आमिर मतीन साहब आप क्या कहेंगे? जिस तरह से क्लासेस साहब ने बताया, पहले सौलत मिर्जा की फांसी रुकवा देना, उसका बयान, उसकी वीडियो सामने आना, तब चौधरी साहब का रवैया कुछ मुख्तलिफ था। अब डॉक्टर आसिम की वीडियो सामने आई है तो उनका रवैया बेहद मुख्तलिफ है। क्लास साहब उनके इतने बड़े मद्दा हैं, उसके बावजूद उनका ये अंदर के जज्बात निकले हैं, तो मेरे जाहिर है फिर क्या जज्बात होंगे। मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा हम कहते रहते हैं कि चौधरी निसार जो उनको पिछले 20-30 साल से देख रहे हैं वो अपने ग्रूव में नहीं है। वो अपना जो उनका असल होता था, जो उनकी आन बान शान, वो इस तरफ है ही नहीं है। और वो हमारी वजह से नहीं है, वो उनकी अपनी पार्टी की वजह से है कि इस वक्त सबसे बड़ी, उनको जाहिर है सबको पता है कि तकलीफ ये है कि सबसे ज़्यादा खिदमत उनकी, सबसे बड़ी सीनियरिटी इनकी और कायम मुकाम वज़ीर आज़म उनको होना चाहिए था, वो नहीं है। और डार साहब हैं और सबको नज़र भी आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नहीं है और पता नहीं कब आए, अल्लाह उनको शिफा दे। मगर डार साहब से नहीं चल पा रहा। वो पहले कल परसों उन्होंने वो चिकन और दाल वाली कंट्रोवर्सी छेड़ दी। आज भी वो आपने टीवी पे सबने देखा होगा कि आज असेंबली के अंदर उन्होंने वो घड़ी के ऊपर, वो इतने एजिटेटेड थे, इतना गुस्से में थे कि इस वक्त मुल्क बड़े मुश्किल उसमें गुजरा है और उनका एक मुश्किल रोल में उनको दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मुल्क में नहीं है, उनको बड़ा ठंडे मिजाज होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बड़ी जल्दी प्रवोक हो जाते हैं। अब निसार साहब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर की सीट के साथ, कुर्सी तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट मिली हुई है, मगर ओहदा नहीं मिला हुआ। प्राइम मिनिस्टर के साथ वाली कुर्सी चौधरी निसार की है क्योंकि उनकी सीनियरिटी ज्यादा है, मगर ओहदा वो वाला नहीं मिला। गुस्सा ये है, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मिसप्लेस्ड रिएक्शन, कि गुस्सा किसी का और निकालना किसी पे। पंजाबी में क्या कहते हैं? पंजाबी का आप तर्जुमा अच्छा बेहतर कर दे। कितने दिया नहीं वो डिग गया खोते तो गुस्सा को मारते तो वो ये मिसप्लेस्ड रिएक्शन निकालते हैं कि वो अपनी पार्टी का। यहाँ भी यही हो रहा है कि गुस्सा उनको करना चाहिए। भाई साहब रेंजर्स उनके अंडर है, अगर इतना हौसला करना है तो उनका इदारा उनके अंडर है। और नेचुरली क्योंकि वो सारी इन्वेस्टिगेशन रेंजर्स ने की है तो रेंजर्स को बुलाएं। वो गुस्सा निकाल रहे हैं मीडिया पे। अब मीडिया क्या करे? मीडिया का मजाक ही बन गया कि जनाब मीडिया के पास वीडियो आएंगी, मीडिया क्यों नहीं दिखाएगा? हर कोई शुरू होता है कि जनाब ये पैमरा के पास मैं जाऊंगा। पैमरा के बाद मेरी बड़ी दस्ता ये गुजारिश है कि पैमरा का रोल समझना चाहिए, जितना कि उनका रेगुलेशन का जो रोल है वो सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट के कहने पे वो खिंचाई करते रहे, उतना ही उनका रोल है कि आम आदमी का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आज़ादी इजहार का भी तहफ़्फ़ुज़ करें, गवर्नमेंट को रोके। ये ज़्यादा बड़ा रोल है।
उसका चार्टर पढ़ लें पैमरा का। उनका सबसे बड़ा रोल ये है कि हमें बचाएं गवर्नमेंट के जुल्म सितम से या ओवर रेगुलेशन से, उनका रोकना है। ये उनका ज्यादा, आपका मेरा आम पब्लिक के इंटरेस्ट को वॉच करना, ये उनका ज्यादा बड़ा रोल। यहाँ एक मजाक बन गया, जिस वजीर को पूछो, जिस गवर्नमेंट को आदमी को, उनको पता नहीं क्यों लगता कि ये अब हमारे अपना पैमरा हो गया है, मेरा कसूर नहीं है। ये सब ये इंप्रेशन है, परसेप्शन को दूर करना चाहिए पैमरा को। चौधरी निसार बाकी मूड्स उनके फ्लक्चुएट करते रहते हैं, वो इतना मुतजाद अब हो गया है कि वो समझ नहीं आता, सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, खुद वो धमकियां देते रही है वीडियोस की। और हमें ये ख्याल था, आपको भी और मेरा हमें सबको लग रहा था कि ये जो मुलाकातें पिंडी करके आए थे उसके बाद से ये चुप थे, और शायद कोई कुरा लोग ये ख्याल कर रहे थे कि शायद उम्मीद ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब की सेहत ज़्यादा अर्सा खराब रही तो शायद इनका कुरा निकला या शहबाज शरीफ साहब का निकला, हो नहीं पाया। मुझे लगता है कुछ नाराजगी फिर दोबारा हो गई है, जो ये गुस्सा रेंजर्स पे निकाल रहे हैं। आमिर साहब एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे यकीनन इस तमाम तर सूरत हाल पर बात होगी, और मैं यकीनन क्लासा साहब और आमिर मतीन साहब से जानना चाहूंगी कि क्या जमहूरी रवैये विफाकी वज़रा के इस किस्म के होते हैं जो अब हमें देखने में मिलते हैं। इसके साथ साथ कुछ बात होगी उन TORs की जो अब तक तश्कील नहीं पा सके। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। क्लासेस साहब मैं आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि हम विफाकी वज़रा के रवैयों के ऊपर भी बात करना चाह रहे हैं, लेकिन आज हमने देखा कि इसहाक डार साहब की घड़ी का मामला चल निकला, फिर उन्होंने कह दिया कि अवाम चिकन खाए दाल छोड़े, कुछ अजीब ही सिस्टम चल पड़ा, अजीब रवैये देखने में आ रहे हैं। जमशेद दस्ती क्योंकि वो साउथ से सरेकी है, मेरी तरफ पसमानदा आदमी है, उसको समझ नहीं है, वो घड़ी रख लेनी चाहिए थी। 50,000 रुपये मैं दे देता उस घड़ी का जो आज ऑफर की है ना ये डार साहब ने। वो इंतहा पेंटू आदमी है, मतलब सादा आदमी जमशेद दस्ती, उसने वापस कर दी। वो हजूर आपका क्या ख्याल है, डार साहब जो हैं ये उसकी 500 रुपये वाली या जो ये होती है ना, बाज़ बच्चों को हम खुश करने के लिए बचपन में ले देते थे उसको 20-25 रुपए की, डार साहब उसकी पा के वो कर रहे हैं। डार साहब ने एक ब्लफ खेला था, दस्ती इतना पसमानदा आदमी मेरी तरह कि उसने भी वो ब्लफ, उसको भी सही तरीके से उसको दोबारा उन पर नहीं फेंकना, वो रख लेता, उसको कहा सर मैं दे दूंगा 50,000 से डेफिनेटली ज्यादा की थी। यार मैं कहता हूँ ना ही ज्यादा, डार साहब को डज लगाने में कोई हर्ज थी? लगा देनी चाहिए थी। समझदार का कोई पार्लियामेंटेरियन होता, दस्ती साहब में नहीं है समझ, ये मैं उनको हमेशा कहते रहते हैं। कुछ मैटर करती थी, ये मेरा ख्याल है करती थी। डार साहब ने घड़ी दे दी, आप रख लें इसको, अतिया के तौर पर रख लें। एक नेक आदमी, नेक फाइनेंस मिनिस्टर, इतने पाकिस्तान के अच्छे एसेट की तरफ से, इसको तो आपको नेकी कर रहा है तो नेकी में शामिल होना चाहिए, शामिल में होना चाहिए, सोवेनियर के तौर पर रखना चाहिए था। डार साहब की घड़ी के अगर ये लगा देते ना उसकी ऑक्शन, तो ये तो ऑक्शन में कितनी बिक जानी थी। बिल्कुल मतलब इनमें पार्लियामेंट सेंस ही नहीं है उसमें जमशेद दस्ती में। आज इनको जो ब्लफ बाई करना चाहिए, 50,000 रुपये इतनी बड़ी रकम नहीं थी। अब दस्ती साहब भी माशाल्लाह अच्छे खासे खाते पीते हो गए, वो वाली बात खत्म हो गई है कि दस्ती साहब गरीब हैं, गरीब तरीन पार्लियामेंटेरियन हैं। अब उनके पास भी खासी अच्छी खासी उनको तनख्वाह मिलती है, इधर उधर से जो भी उनका काम चलता रहता है। मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के। इससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, आपको याद है उस वक्त ये शाज़िया अता मरी साहबा ने उस वक्त पॉइंट आउट किया था कि वजीर आजम के हाथ पे इतनी कीमती घड़ी है। वजीर आजम बड़े समझदार थे, उन्होंने ब्लफ नहीं खेला, तो उन्होंने कहा यार को सीरियसली को रखी ना ले, उन्होंने नहीं थी। लेकिन इन्होंने सही तरीके से इन्होंने रीड किया कि साउथ का आदमी है, सरेकी है, ये पसमानदा ही होगा और ये ब्लफ मेरे को नहीं खेल सकेगा, और वही कुछ हुआ। रखनी चाहिए थी। और दूसरी बात ये, डार साहब से पूछें, आप जो मिनिस्टर एनक्लेव में रहते हैं, आपके कितने मिनिस्टर अपना बिल, अपने किचन का बिल, अपने ये खाने, टेलीफोन, गाड़ियों का बिल देते हैं? इनसे पूछें आखिरी दफ़ा आपने कब दाल खरीदी थी, कब चिकन खरीदने गए थे, पूछें ज़रा इनसे। दूसरा जो मेरा ख्याल है, इसके पीछे बड़ी कहानी है जो इन्होंने चिकन दाल की लड़ाई शुरू की है ना, बिल्कुल ये उसी वो ये है कि इसहाक डार पे ये नवाज शरीफ साहब ये तो जो फैमिली ट्रस्ट करती है, वो शहबाज शरीफ की फैमिली ट्रस्ट नहीं करती। इसी वजह से ये जो बातें होती थी कि इनको वज़ीर आज़म बनाया जाए, इनको आगे लगाया जाए, मैं समझता हूँ ये मैसेज दिया गया हमजा शहबाज को कि आप जो यहाँ पे दूध दही अंडे मुर्गी का कारोबार करते हैं, पोल्ट्री अगर मुझे करते, पोल्ट्री में लोगों को समझाना पड़ता है, पोल्ट्री तो एक लफ्ज है ना। हाँ। मेरे जैसे सादा लोग भी तो बैठे हो जिनको समझ नहीं आती, दूध दही अंडे मुर्गी ये पूरा पैकेज है। उन्होंने कहा जनाब कि अगर आप यहाँ पे ये पूरा पैकेज चला रहे हैं, कारोबार आपने पूरा संभाला हुआ है, अगर मुझे मौका मिल गया तो मेरे ऊपर आप ये भरोसा करें कि मैं आपके सारे जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं, आई विल वॉच देम। सारे टैक्सेस विड्रा हो गए मुर्गी से, यकदम ऑल ऑफ सडन इनको मुर्गी पे, अंडे दही पे और दूध और उन पे इनको प्यार आ गया, मोहब्बत चढ़ गई इनमें।
एग्रीकल्चर तबाह होकर रहेगी है, वो आपकी नेगेटिव जीरो गई है। एग्रीकल्चर के लिए तो आपके दिल में इतनी मोहब्बत नहीं आती, यकदम मुर्गियों के लिए आपके दिल में आ गई है। सो ये मैसेज भी हो सकता है उसके लिए, शरीफ फैमिली के लिए, कि जनाब आप परेशान ना हूँ, अगर मैं वज़ीर आज़म बन भी गया, जिसकी कोशिश जारी है ना, टग ऑफ वार तो जारी है। जैसे आमिर कह रहे हैं कि चौधरी निसार बनेगा या इसहाक डार बनेगा, इन दो में से एक बनेगा। और जो अंदर की खबरें आ रही हैं, जो लोग अगेन स्पेकुलेट कर रहे हैं कि चौधरी या निसार अली खां की लॉबी के पीछे ये शहबाज शरीफ हैं, अगर किसी को लाना है, मैं भी नहीं आता, हमजा भी नहीं आता, तो फिर चौधरी निसार आ जाए, उनके बड़े पुराने दोस्त हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की फैमिली चाहती है कि डार साहब आ जाएं। सो ये अंदर की लड़ाई है, उसी में ये उसका भला हो गया मुर्गी का, और जो कारोबार करते हैं दूध दही अंडे और मुर्गी के, ये पोल्ट्री नहीं कहना इंदा, ये चारों चीजें बतानी है लोगों को, ये चारों पूरा पैकेज है, दूध दही अंडे मुर्गी। तो ये शाही खानदान ये कारोबार भी करता है। तो बस वही बात है ना क्लासा साहब, जो आपने सागदार साहब के हवाले से बात की, कारोबारी आदमी का दिमाग सिर्फ कारोबारी होता है। दस्ती पे वही पसमानदगी वाला काम किया है, जो एक उसमें थोड़ी सी पॉलिटिकल सेंस होती है, उसको ब्लफ लेना चाहिए था। कहते ठीक है मैं 50,000 रुपए दे दूंगा, घड़ी दे, आप मुझे घड़ी दे दें। कितना बड़ा ऑफर उन्होंने ठुकरा दी। आमिर मतीन साहब, पहले कम से कम तरजीहात तो बदली है ना, पहले सीमेंट सरिया होता था, तो अब ये अंडा मुर्गी दूध दही अंडा मुर्गी, ये पूरे चार हैं। तो ये एक तरजीहात तो बदल गई है, पर मैं समझता हूँ ये गिमिक्स है। ये इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, और ये तुरखम वाला वाक़या कोई छोटा नहीं है, इस वक्त वहाँ पे बड़ी टेंशन चल रही है और अंदरूनी और बैरूनी बड़े मसाइल हैं। तो ये जो रवैया इस वक्त हुआ है ना, कि मूड बड़ी जल्दी वो सागसारदार बड़े एजिटेशन में आ जाते हैं, बड़ी जल्दी प्रवोक हो जाते हैं, और बाकी भी इनका सारे वज़ीरों का एक अजीब ये है कि वो बस वो बहाना ढूंढ रहे होते हैं लड़ाई का। जितने भी टीवी पे आते हैं, हुकूमतों को तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए और बिल्कुल बर्दाश्त होनी चाहिए, मगर इनके जो फेसेस आते हैं वो समझते हैं अपोजिशन तो करेगी, वो प्रवोक करेगी, उसका काम है। मगर वहाँ पे जितने भी फेसेस हैं, इनके जितने पोस्टर बॉयज़ हैं, गर्ल तो मुझे कोई आज तक बेचारी नज़र नहीं आई, तो वो सारे पोस्टर बॉयज़ जो हैं वो बस वो गंडासाई की एक कसर रह जाती है। सब लड़ाई मार कुटाई के लिए तैयार है, बड़ी हार्श सख्त ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, टोन और टेनर भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो पता नहीं इनका समझ नहीं आता, इनका अंदरूनी कोई मसला है कि ये तीसरी दफ़ा हुकूमत में है, छठी दफ़ा टोटल मिला लिया जाए, 22 साल 23 साल से पंजाब के अंदर ये हुकूमत करते आ रहे हैं, मगर वो जो एक कंफर्ट नज़र आना चाहिए या एक ठहराव नज़र आना चाहिए, वो नहीं नजर आता, वो नहीं नजर आता। सही हुकूमत की बात हो रही है क्लासेस साहब, आमिर मतीन साहब, यकीनन बात मैं चाहती हूँ आगे बढ़े, लेकिन मैं कुछ TORs के ऊपर भी बात करना चाह रही हूँ। आप दोनों का सालों का तजर्बा है, आपने बदलती सूरत हाल को देखा हुआ, इस मुल्क की बदलती सूरत हाल को देखा है। क्लासेस साहब, कभी ये TORs तश्कील भी पा सकेंगी, समझते हैं आप? हमने तो पहले दिन ही कहा था ये बात, ये पक्षा का हमको समझदार, हम भी अक्ल कुल नहीं है कि हम कहें, हमने उस वक्त ये कहा था। हम उन लोगों में से भी नहीं है जो अपने टीवी के क्लिप चलाएं और लोगों पर साबित करें। हमने उस वक्त ये कहा था, उस वक्त कहा था, लेकिन हमने ये बात की थी। बिल्कुल, ये पहले प्रोग्राम में बात बत्ती है, उस वक्त भी कहा था ट्रक की बत्ती है, जिसके पीछे जानबूझ के पीपल्स पार्टी भी लग गई, इमरान खान भी लग गया है और साथ में आपकी हुकूमत में शामिल हो गई। जिस दिन इन्होंने अपनी अपोजिशन ने अपने साथ, जब जहांगीर तरीन के घर पे मीटिंग हुई, इसमें इन्होंने इन्वाइट किया आफ्ताब शेरपाव को और गुलाम अहमद बिलोर को। जी बिल्कुल, उस दिन मैं समझ गया था ड्रामा अब अपनी पीक पे है, जिसमें इमरान खान भी शामिल है, सारे इसमें इकट्ठे हो गए कि हमने कैसे बैठ के इसको, वो कहते हैं ना कि एक हमारी अध्यात्म मिसाल है कि उसमें पानी में मदानी मारनी, कि उसमें लस्सी में जितना पानी है डाली जाओ। इनसे पूछा जाने आफ्ताब शेरपाव का पोजीशन में क्या काम है, गुलाम अहमद बिलोर का क्या काम है, जिस पे असफंद यार वली जो ये कह रहा है कि किसी के बाप की जरूरत भी नहीं है कि इस्तीफा ले सके उससे। दूसरा, खुद पीपल्स पार्टी की कन्फ्यूजन देखें, बिलावल कहता है कि इस्तीफा लें, 10 दफ़ा कह चुका है वो। ये खुर्शीद शाह कहता है कि हम कभी इस्तीफा नहीं लेंगे। अब हजूर जो बाहर बैठे हैं डॉक्टर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो कहते हैं हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। बिलावल का हो सकता है मौक़िफ़ अवाम के लिए, पता नहीं, मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं वैसे बिलावल के साथ, मादरत के साथ। बिलावल के पास इतनी पावर्स हैं, उसके पास यही पावर है कि आप जाओ 2-4 ट्वीट कर लो और 3-4 तकरीरें कर लो, वो भी इलेक्शन के दिन। इससे ज्यादा बिलावल के पास पावर्स नहीं है। हो सकता है जब बिलावल के पास पावर्स आए वो बेहतर बिहेव करे, लेट्स गिव हिम बेनिफिट ऑफ द डाउट कि शायद जब वो पावर में है, ये पावर से मुराद है पार्टी उसके पास है, फिर शायद फैसले बेहतर करे। अभी बिलावल में मुझे जान नजर नहीं आती, वो जो कुछ भी कर रहा है उसको जो बताया जाता है बच्चे को, बेचारा बच्चा उस पर ट्वीट भी कर देता है और उस पर मेरा तकरीर भी कर देता है। ये कन्फ्यूजन जो है मैं पहले दिन से पेट रहा हूँ। इमरान खान को यहाँ पे लोन रेंजर्स का कंसेप्ट इसको सूट करता है। इन लोगों के साथ बैठ के, आज मेरा ख्याल है मैं उसका वो बयान पढ़ा था इनकी पार्टी का लीडर को, वहाँ के जनाब के पार्टी के लोगों में अभी से बता रहा हूँ, ये वहाँ पे आइडियोलॉजी होती है तो फलान होते हैं, हम टिकटें उन्हीं लोगों को देंगे जो इलेक्टेबल होंगे, जो जीत सकते होंगे। सो नवाज शरीफ की तरह, ना जरदारी की तरह इमरान खान साहब भी थक गए हैं।
उन्होंने कहा जनाब डू इन द रूम एज द रोमन्स डू, लिहाजा मुझे कोई हैरानी नहीं है। तो इनसे ज़रा पूछें कि आपके दोस्त एतजाज साहब किधर गए हैं, बड़ा उन्होंने झंडा उठाया हुआ था जिसका मैं कहता था कि नीचे से क्लीन खींचेंगे और ये सार के बाल आगे गिरेंगे। जरा पूछें जरा आमिर साहब से कि एतजाज हसन किधर है। मैं और आप इस चीज़ पर मुत्तफिक थे कि इस TOR का कुछ नहीं बनना, और आज मैं हंस रहा था। सबसे मज़ेदार मज़का की बात ये थी कि उन्होंने कहा जी हम भी धरने में आपके साथ शामिल होंगे, 7 वाला कंटेनर शायद इमरान ने कहा, उन्होंने कहा जी नहीं एक ही कंटेनर है। ये सबसे मज़का की बात थी। बात ये संजीदा बात कि इस वक्त TORs की सियासत और मैं समझता हूँ PTI की सियासत और मुल्क की सियासत एक बंद गली में चली गई है। वो इसलिए कि TORs वाला सिलसिला कहीं आगे नहीं बढ़ रहा। अब इसके बाद क्या करेगी अपोजिशन? एक ही धरना रहता है। अब धरने के आगे फिर वो आ जाती है कि धरना कामयाब होगा नहीं होगा, हो जाएगा तो वो जिनकी ताकत से होगा वो क्या इमरान खान को पावर में लेके आएंगे और क्या ये पाकिस्तान का ये मुस्तकबिल है? अगर धरना नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? अब ये भी इशू आ जाता है क्योंकि मुल्क की सियासत इसलिए कि हुकूमत जूं की तू नहीं हिल रही है। आपके तमाम इस वक्त इदारे बिल्कुल जो है ना सख्त होके रह गए हैं। शुक्र है आज रिग्ट का मुझे थोड़ा सा करीब वाला एक तर्जुमा मिल गया। सख्त होके रह गए हैं कि पार्लियामान से भी कुछ नहीं निकल रहा, पब्लिक अकाउंट कमेटी से भी कुछ नहीं निकल रहा। नैब का रोना अभी रोते रहते हैं, राज रोएंगे मजीद। और ये FIA सुप्रीम कोर्ट खामोशी से देख रही है सारा कुछ। तो ये सारा मुल्क बंद कली में हो गया कि मसाइब इतने ज़्यादा हैं कि 9 करोड़ बंदे को 100 रुपया रोज़ पे गुजारा करना पड़ता है। 20 करोड़ में से 9 करोड़ लोग, मैं रिपीट करता रहता हूँ ये फिगर कि और यहाँ पे हालत ये है कि यहाँ पे कोई चीज़ चल ही नहीं रही है। हुकूमत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है नहीं है, जो उनको छोड़ के गए वो नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक से जब हम वापस आएंगे इस सूरत हाल पर तो बात करेंगे। एक नाम कहानी एक आपको और भी हम सुनाएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के बाथरूम्स का खर्चा आखिर कितना मुख्तस किया गया है और ये सरकारी अस्पताल आखिर चल किस तरह से रहे, अवाम के सर पर या हुकूमत के सर पर। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आमिर मतीन साहब, ब्रेक में तो क्लासा साहब बड़ा हमें बता रहे थे, हंसा भी रहे थे, कुछ शिकायतें आपकी लग गई हैं, तो हम चाह रहे हैं जरा आवाम को भी बताएं कहाँ पे लगती हैं आपकी ये शिकायतें। बड़ी मज़े की एक छोटा सा एक वो है, मुझे किसी ने बताया कि मेरी शिकायत जो है वो शाहमूद कुरैशी ने इमरान खान को जाके की है। क्यों क्लासा साहब? उन्होंने कहा जनाब कि मेरे खिलाफ जो भी हर्जा सराई ये क्लासा साहब फरमाते हैं, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इसहाक हकवानी पे कि इसहाक हकवानी साहब हैं वो क्लासा साहब को फीड करते हैं, तो फिर ये बैठ के मेरे खिलाफ हर्जा सराई फरमाते हैं। तो मैंने कहा जनाब ये पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को, ये शाहमूद कुरैशी को नहीं, हम इमरान खान साहब की भी हर्जा सराई फरमाते हैं जिनको हमारी शिकायत की गई है कि जनाब कि वो होते ना बच्चे होते हैं ना छोटे प्राइमरी स्कूल के, भागे जाते हैं उस्ताद के पास के सर जी मुझे फलां बच्चे ने तंग किया है तो ज़रा इसकी फेंटी लगा, और उस्ताद भी बड़ा सीरियस होकर बच्चों की फेंटी लगा रहा होता है प्राइमरी लेवल पे। हमने खाई हुई हैं ऐसी छोटे छोटे मसाइल होते हैं, मतलब सुन के भी हंसी होती है। शाहमूद कुरैशी साहब की खिदमत में अर्ज़ है, मैंने उस वक्त भी इनके खिलाफ कॉलम लिखा था जब ये रेमंड डेविस वाला मसला हुआ था, तो इन्होंने भुट्टो वाला अंदाज़ अपनाया था, तो मैंने उस वक्त एक कॉलम लिखा था इन पे। उस वक्त ये ना PTI में थे ना इसहाक हकवानी PTI में थे। वो कॉलम था मुल्तानी पीर कभी भुट्टो नहीं बनते। सही। तो इनकी उसमें अर्ज है कि अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें और जो पीपल्स पार्टी का सारा कचरा उठा के आपने इसमें घुसेड़ दिया है, इसमें आपने PTI में, और जिसमें साफ ज़रा इमरान खान भी बिल शामिल। इमरान खान साहब इतने मासूम तो नहीं है जितनी एक्टिंग फरमाते हैं कि मुझे पता ही नहीं है, मैं बिल्कुल भोला सा हूँ, शाहमूद कुरैशी आता है मुझे बस वो आगे प्रपोज करता है, मैं नाम ले, और जितने भी बड़े नाम लेके आए हैं तमाम फ्लॉप हुए हैं। वहाँ से आपको याद है अशरफ सोना साहब लेके आए थे, मेरा ओकाड़ा से था जो हशर हुआ, वहाँ पे अशरफ सोना साहब का पीपल्स पार्टी के वजीर थे जो उनका हुआ। उसके बाद एक नई प्रोडक्ट ले आए हैं राजा रियाज जो फैसलाबाद से निकाली है। ऐसी लंबी लिस्ट है जो मैं आपको निकाल के दे सकता हूँ कि जहाँ शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं अभी भी इनको वहाँ पे फंसाने वाले कि इनके पीछे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले TORs में शाहमूद कुरैशी हैं। बिल्कुल। एक आम से आदमी को समझ आ रही थी कि पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ जो है इनकी अपनी ऑफशोर कंपनीज हैं। पीपल्स पार्टी को 1995 में सामने आई थी जब सरे महल खरीदा था इन्होंने, इनकी अब सामने आ गई हैं। वो भाई वो कैसे आप लोगों के कहने पे TORs बना देंगे जो आप चाहते हैं, ये इनको पता था, इनको शाहमूद कुरैशी को ही पता था। इनको पहले दिन से इनको अपना स्टांस क्लियर रखना चाहिए था कि ये इन दोनों पार्टीज की हैं। हाँ, इमरान ने बड़ी अच्छी ऑफर की जो मेरा ख्याल है सबको कहा, उसने कहा जो TORs नवाज शरीफ साहब अपने लिए रखना चाहेंगे या उन पे वही मेरे ऊपर रख लें। बड़ा फर्क है इमरान खान की उसमें
ऑफशोर में, और इनकी ऑफशोर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक इंडिविजुअल का अपने ही उस पर आके उसका फ्लैट खरीदना, उसका जवाब वो खुद देंगे, दिया भी हैं उन्होंने। बाकी एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ऑफशोर निकल आना, एक उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो और उनके जरदारी के सरे महल निकल आना, इनके वहाँ पे फ्लैट्स निकलना, बड़ा फ़र्क है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी को दाद दें कि उसने जाके उनको उसमें फंसाया, बंद गली में ले गया, जिसकी बात ये करें। तो मेरे शाह महमूद कुरैशी साहब से मेरी अर्ज़ है कि मेरी शिकायतें इमरान खान से ना करें, ना अपनी पार्टी के लोगों से। मैंने इसाक खकवानी के खिलाफ भी स्टोरियां की हुई हैं, अगर भूल गया तो मैं खकवानी साहब को ऑन कैमरा याद दिला देता हूँ कि इन्होंने जाके जनरल मुशर्रफ को वोट दिया था, हालांकि ये खकवानी साहब वाज ओनली ऑनरेबल मैन कि जिन्होंने शौकत अजीज की हुकूमत में उनके खिलाफ एहतजाजन उसको इस्तीफा दे दिया था, लेकिन गलती कर गए थे, ब्लंडर कर गए थे, जाके उसको जनरल मुशर्रफ को वोट डाले थे, जिस पे मैंने उस वक्त अंग्रेजी अखबार में था, एक फ्रंट पेज उस पर स्टोरी की थी, और ये क्रेडिट जाते इसाक खकवानी को कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था कि मेरा कोई अगर फलाह थी तो मैंने वो किया है। तो मेरी उनसे थोड़ी सी अर्ज है शाह महमूद कुरैशी साहब से, अपने हेडमास्टर को शिकायतें ना लगें ना, आप उसमें ये कहें ये खकवानी साहब के कहने पे ना हम चलने वाले, हम खकवानी साहब पे भी खबरें करते हैं, हम तरीन साहब पे भी करते हैं। आप अपना कंडक्ट ठीक करें, अपने आप को बेहतर पेश करें, तो आपकी भी मेरा ख्याल है तारीफ होगी। तो इस तरह की छोटी मोटी बच्चों वाले स्कूल के बच्चों वाले काम मत करेंगे। सही, मैं तो बड़ा मंझा हुआ सियासतदान समझती थी क्लास साहब शाह साहब को, लेकिन आमिर मतीन साहब ये मंझे हुए सियासतदान का रवैया, ये वाकई इतनी ज्यादा बचकाना सी बात है कि क्लास साहब ने काफी इसके मुतल्लिक वो कर दिया है। मगर मैं जो कहता हूँ पीटीआई की बंद गली की सियासत जो अब आ गई है, पीटीआई की बात नहीं है, बात यह है कि आम आदमी को कहीं ना कहीं से तो कोई उम्मीद देनी है, और वो अपोजिशन से दी जाती है कि अपोजिशन वो चीज़ होती है, और ख़ास तौर पे वो अपोजिशन जिसको अभी तक मौका ना मिला हो। तो इसलिए थोड़ा सा कई दफ़ा आउट ऑफ द वे जाके हम पीटीआई की उतनी मुखालफत नहीं करते जितनी है कि ये जमहूरियत में सिखाया जाता है, मरवजा असूल है कि हुकूमत की ज़्यादा अर्जा सराई की जाती है अपोजिशन के मुकाबले में। मगर इनकी, मैं जो बंद गली का कह रहा हूँ, बात यह है कि ये उनकी विकेट पे चले गए हैं। जिस तरह भी इन्होंने क्लास साहब ने फरमाया कि राजा रियाज साहब लेके आ गए हैं वहाँ पे, जाहिर है अब शेर अली और उनके मुकाबले में, तो आप तो उनके विकेट पे चले गए हैं। फिर नया पाकिस्तान किधर गया? तो इस विकेट के तो वो 30 साल के खिलाड़ी हैं, वो इनको मार मार के, इनकी क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में ना, वो उधर गेंद जाएगा और उधर गेंद जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल उस पे विकेट पे चले गए हैं। और इनके कम से कम इनके अंदर पार्टी में उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये इनके जो हालिया इलेक्शन करवाने वाले थे लास्ट बात, उसमें क्लियरली था कि वो लोग ताकत में नजर आए थे जो कह रहे हैं कि यार कोई इनकलाबी सियासत भी कर लो, कोई तब्दीली वाली बात भी कर लो। ये तब्दीली और नए पाकिस्तान से एक बात याद आई आमिर मतीन साहब, क्लासेस साहब, हम जब नून लीग की गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने कहा था पाकिस्तान को मजीद आगे लेकर जाया जाएगा। आए रोज हम देखते हैं कि तिब्बी सहूलियात को लेकर अवाम सरापा एहतजाज है, नर्सें सड़कों पर हैं, डॉक्टर सड़कों पर हैं, हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं करते, हमारी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाता। तो तनख्वाह में इजाफा कैसे होगा जब बाथरूम पे 2.25 करोड़ रुपए आप लगा रहे हैं वज़ीर आज़म हाउस के? तो ये चीज़ें कैसे होंगी? 2.5 करोड़, ये तो मेरा ख्याल, मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ पे उसके मुगल बादशाहों के दौर में भी कोई दीवान, कोई मुंशी होते थे जो हिसाब किताब रखते थे, और बादशाह सलामत को मतलब है उसमें नवरत्न भी होते थे, उसमें ये बीरबल जैसे समझदार वजीर भी होते थे कि बादशाह सलामत ऐसे ना करें। ये तो आप इसकी 2.5 करोड़ पे मामूली सी बात है। अभी जो मरी वाले ये गवर्नर हाउस के सामने जिसमें सारे जाकर ठहरते, 45 करोड़ रुपए की, तो वहां पे खर्चा आया, हेलीकॉप्टर में देके जाती हैं। अच्छा, यहाँ की देख लें, अभी आपने बात की इसकी, अभी हेल्थ पे हमने आना है, बड़ी सारी स्टोरी हमारे पास। मैं आपको यहाँ के बताऊं, इसकी पिम्स की देख लें, इस्लामाबाद का कितना बड़ा है। डॉक्टर जवेद अकरम साहब हैं पिम्स के, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया, 4 पोस्टें वो खुद लेके बैठे हुए हैं। मतलब इस मुल्क में ये समझ लिया गया है कि मैं ही अकले कुल हूँ, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। 4 पोस्ट उनको लाहौर से लाया गया है। ये अब देखना कि यहाँ इंस्टीट्यूशनलाइज, यहाँ तबाही कैसे हो रही है कि लाहौर के हॉस्पिटल पे तो हम आते हैं जो चंदे मांग रहे हैं वहाँ पे, कि यहाँ पे डॉक्टर अकरम जवेद को लाया गया है, और मसूफ जो हैं वो 4 पोस्ट लेके बैठे हैं। लाहौर में भी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पे भी प्रैक्टिस करते हैं, और किसी को वहाँ पे आगे आने नहीं देते। और मुझे बताया गया, कल हम उसकी रिपोर्ट भी लाएंगे, कि यहाँ पे उसकी विफाकी मौसम की बाकायदा रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे क्या कुछ मसाइल आ रहे हैं इसमें पिम्स में, मसूफ उन पे भी इम्प्लीमेंटेशन करने को तैयार नहीं। ये पूरा मैं तफसील से आपको इस पे बताऊंगा कि जिस बंदे के हाथ में, जो खुद डॉक्टर है, जो मरूफ हॉस्पिटल में यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, लाहौर से लाया गया है, 4 पोस्ट लेके। आप कभी जाए ना पिम्स में, मैं आजकल जाता हूँ, थोड़ी सी मैंने उसकी फिजियोथेरापी करानी होती है बाज़ दफ़ा, इतना गंदा, इतनी वहां पे आपको गंद नजर आएगा। नाम बड़े दर्शन छोटे, मैं आपको बताता रहता हूँ। मतलब इस मुल्क में गंदगी को हमने अपना मजहब बना लिया। वो इस्लाम जो ये कहते था सफाई निस्फ ईमान है, आप पिम्स कभी जाएं, आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो इस्लामाबाद कैपिटल है,
लीव अलोन के हम अभी उस पे जाएंगे, इस पे मैं पूरी तफसील से आपको स्टोरी में दूंगा डॉक्टर अकरम जवेद पे। सिंपल ये कहना चाह रहा था कि पॉलिटिकली तौर पर जब आप लोगों को अपॉइंट करते हैं तो तबाहियां इस तरह आपका मुकद्दर बन जाए। एक बंदा 4 पोस्ट लेके बैठा हुआ, एक ये हॉस्पिटल चल रहा है आपका सारे का सारा। अब अगर आप थोड़ी इजाजत दें तो मेरा ख्याल है जी बिल्कुल, अगर ब्रेक पे आपने नहीं जाना, उसके पंजाब के उसका हमने एक स्टोरी निकाली है इसके बजट डॉक्यूमेंट्स में से। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत से आजकल पाकिस्तानी इलाज कराने जाते हैं, हमें कोई मसला नहीं है। भारत ने बहुत सारे वहाँ से पॉजिटिव जेस्चर्स भी हैं, कई बच्चे ऐसे भी हमने भेजे हैं कि जिनके वहाँ पे उन्हें ट्रांसप्लांट भी किए हैं, हार्ट के भी किए हैं, लिवर ट्रांसप्लांट भी हुए हैं, बाकी चीज़ें हुई हैं उनका मेडिकल तौर पे। और बड़ा अगेन बहुत सारे हमने देखा है बच्चों के पास पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल ने माफ़ किए हैं। एक दो ऐसे केस है जो पाकिस्तानी मीडिया ऐसी चीज़ों को नहीं उठाता जहाँ से थोड़ा सा हमारा आपस में कोई थोड़ा सा गुडविल पैदा हो। बहुत सारों के लिए वहाँ पे उन्होंने चंदे इकट्ठे करके, पाकिस्तानी ऐसे भी पेशेंट थे जिनकी वहाँ सिविल सोसाइटीज़ ने मदद की है कि पाकिस्तान से बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, तो इनके इलाज के लिए पैसे दिए उन्होंने। तो यहाँ से ये एक पाकिस्तान में भी कल्चर बन चुका है कि बहुत सारे लिवर के, हार्ट के पेशेंट जो हैं वो वहाँ इंडिया जाते हैं, और मेरे बेंगलोर में शायद ज़्यादा जाते हैं जहाँ तक मेरी उसमें है। उसके लिए शहबाज शरीफ साहब हमेशा पैसे देते हैं वहाँ पे, और आपको पता है शहबाज शरीफ साहब की जेब से पैसे निकलवाना कोई इतना आसान काम तो नहीं है, अपना उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। तो भारत से इलाज के लिए 5 अफराद को 1,35,00,000 जारी किए गए हैं। मेरा सवाल और है कि इस मुल्क का वजीर आजम यहाँ पे हार्ट का इलाज करवाने को तैयार नहीं, हमारे बच्चों के हार्ट का इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता, लिवर ट्रांसप्लांट यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इस मुल्क का हेल्थ का बजट, इस मुल्क के यहाँ पे इस पे रेवेन्यूज के मसाइल, ये पैसा इकट्ठा करके कहाँ लगा रहे हैं। एक मैं तस्वीर देख रहा था वहाँ पे एक लाहौर के हॉस्पिटल की कि बाहर लगा हुआ है कि चंदा मांग रहे हैं। लाहौर का सरकारी अस्पताल जो है, की बात है ये मैं भूल जाए कि यहाँ पिंडी को, जहलम को, सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली, लिया, मुजफ्फरगढ़, सादकाबाद, राजनपुर भूल जाएं, वो लाहौर के अस्पताल चंदे मांग रहे हैं। उस मुल्क का वजीर आजम लंदन से इलाज करवा रहा है, बाकी जो हैं वो आपके अब आपको मैं बताऊं कि इलाज के लिए 233 अफराद को 21 करोड़ रुपए शहबाज शरीफ ने दिए हैं। अच्छा क्लासा साहब, अगर आप इजाजत दें एक छोटी सी ब्रेक ना हम ले लें। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जो खुश नसीब जो क्लासा साहब ने बताए ये हैं कौन, इन सारी की तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक ब्रेक बाद हमारे साथ रहिएगा। के बाद एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। क्लासा साहब, आप उन चंद खुश नसीबों के नाम बताना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये मैं इसलिए खुश नसीबी से हट के मैं बात कर रहा हूँ एक इंसानी लेवल पे कि ये बीमार लोग थे, ये पेशेंट हैं, दे नीड ट्रीटमेंट। हम किसी के खिलाफ नहीं, खुदा ना खास्ता कि आप किसी का इलाज करवा रहे हैं तो क्यों करवा रहे हैं। सवाल ये है कि ये आपको अक्रॉस द बोर्ड ये ट्रीटमेंट सबको नहीं मिल रहा। अब कितने लोग हैं शहबाज शरीफ साहब तक जिनके एक्सेस हो सकते हैं? सिर्फ 233 लोग। और इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ये है कि MNA MP या कोई बहुत बड़े अफसर को पकड़े जो शहबाज शरीफ साहब तक ये लेके जाए ये चीज़ें, और फिर अप्रूवल का प्रोसेस है। और फिर शहबाज शरीफ साहब लेटर भी जारी करते हैं कि चेक जारी हो गया है, आप लें, उस फैमिली के घर जाएं, उनको चेक दें और इसकी मीडिया कवरेज करें। ये ऐसे बहुत सारे लेटर सामने आ चुके हैं, ये लिहाजा हम कोई ऐसी बात नहीं बता रहे। इसमें कुछ लोगों को मैं नाम बताना चाहता हूँ जिनको पैसे मिले हैं, जो अच्छे खासे खाते पीते थे। मसलन इसमें साबिक चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन शहजाद हसन परवेज को 28 लाख रुपए दिए गए, इलाज करवाएं भी अपना। अच्छा, डिप्टी या डायरेक्टर एंटी करप्शन अकील हुसैन के वालिद के इलाज के लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के चकवाल से MP चौधरी लियाकत अली खान को जनाब 75 लाख रुपए दिए गए, इलाज करवाएं। अच्छा, मुस्लिम लीग के ही, ये सिर्फ मुस्लिम लीग के लकी है ना सारे, कि इनके मुल्तान से MP मलिक मजहर अब्बास को इलाज के लिए 48 लाख रुपए दिए गए हैं। सही, ये इंडिविजुअल्स को मैं आके इसमें पैसे बता रहा हूँ सारे के सारे। अच्छा, इसके बाद एक उसमें लाहौर से तल्लुक़ रखने वाले हैं, लियाकत साहब को भारत से इलाज के लिए 40 लाख, डॉक्टर अब्दुल मनान की वालदा के फॉलोअप के लिए 10 लाख सरगोदा से दिए गए। उन्होंने एक थे बर्नार्ड परवेज साहब थे, भारत से इलाज के लिए 5 लाख। ऐसे उन्होंने लाहौर से कोई सुमैर साहब हैं, उनको भारत के लिए अगेन 40 लाख दिए गए हैं। बालाकांड के तैर साहब को, और भी इफ़त असलम को दिए गए पैसे, गुजरांवाला से, इस्लामाबाद से दिए गए। हाँ, उन्होंने कहा जनाब के क्लासा साहब का तल्लुक़ को लिया से है, लिहाजा ये भी इनको भी कोटे में रख लेते हैं। तो लिया से एक, हाँ, ये ना रह जाए कि हम कहें लिया से भी हमने दिए। तो लिया से एक वहाँ फरहीन को नाज साहब है, उनको 72,000 रुपये दिए गए। थैंक यू वेरी मच सर। चलो हमारा भी उन्होंने, वो कहते हैं ना, हिस्सा बकदरे जुस्सा उन्होंने उसमें रख दिया। सवाल ये है इंडिविजुअली तौर पर कितने लोगों की मदद कर सकते हैं? आपने हॉस्पिटल ये बताएं, एक मेरे दोस्त ने कहा कि सरगोदा में हाईटेक हॉस्पिटल बनाया है, उस पर 60 करोड़ रुपया लगा है। इनसे पूछें, एक अगर मेट्रो आप इस्लामाबाद में सपोतली ना बनाते 50 अरब की, आप वहाँ 36 आपके डिस्ट्रिक्ट हैं पंजाब में, 1-1 अरब रुपया भी लगा लें,
एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1-1 अरब लगा के हाई टेक आप यहाँ हॉस्पिटल बना सकते थे, बिल्कुल बना सकते थे। वो इस मुल्क को हम फिर उस पे फिर हमें कहते तनकीद करते हैं, भाई यहाँ पे ना आप ना इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म इलाज नहीं करवाता, बाकी बच्चे हमारे या हमारे बड़े जो हैं वो लिवर ट्रांसप्लांट हार्ट के लिए इंडिया जाते हैं, आप लंदन जाते हैं, तो कामनर आदमी जो है और फिर इश्तिहारात लग जाते हैं कि हमें चंदा दें लाहौर के अस्पतालों में। बिल्कुल बड़ी शर्म की बात मैं है। पोठोहारियों को और साउथ के सराइकियों को बताना चाह रहा हूँ, आप अपना रोना रोते हैं, वो यहाँ तो लाहौर के अस्पताल में चंदा मांग जा रहा है। इससे पहले रेस्क्यू 115 था सर, 1122 के लिए उन्होंने चंदा मांगा था। तो ये तो सारी कहानी है। जी आमिर मतीन साहब, तो मैं क्विकली कर दूं, आपके पास टाइम थोड़ा है, कि एक फिगर मैं बार बार रिपीट करता हूं और करता रहूंगा, वो ये है कि तकरीबन सारा बजट जो फेडरल बजट है वो बैरूनी और अंदरूनी और बैरूनी कर्जों पे है, क्योंकि बाकी सारा जो पाकिस्तान का मुनाफा है, नेट रेवेन्यू जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ा चंक तो वो कर्जों की अदायगी के सूद, मार्कअप जिसे कहते हैं, मार्कअप में चला जाता है, और बाकी थोड़ा सा एक सबसे बड़ी मद डिफेंस में चला जाता है। एंटायर बजट, जो सारा बजट की एक्सरसाइज है, वो कर्जों पे चल रही है। जब कर्जों पे मुल्क चल रहा हो, फिर आदमी सुनता है कि गवर्नमेंट के ये लल्ले तल्ले ही कहते हैं शायद इसे, कि वो बाथरूमों पे 2.5 करोड़ रुपया खर्च रहा है, टूटियों पे खर्च रहा है, 1 अरब रुपया प्राइम मिनिस्टर का खर्चा है, 50 करोड़ सदर साहब का है। ये पंजाब के अंदर देखते हैं कि ये अगर हेल्थ और एजुकेशन में कुछ करते भी हैं तो उसकी परसेप्शन को ठीक करते हैं, उसके तस्वुर को, कि फोटो आप जहाँ पे तस्वीर उतरने का वो हो या तख्ती काट रही हो वहाँ करते हैं, चीज़ को ठीक नहीं करेंगे, एजुकेशन को ठीक नहीं करेंगे, कुछ 2-4 चीज़ें कर लेंगे, जहाँ से तख्ती काट दी, एक किसी को पैसे दे दिए लिया में, या वो तस्वीर उतर गई, खबर आ गई, बस। 23 साल से ये हुकूमत में है पंजाब में, ये हेल्थ, एजुकेशन, सड़कें, ये ठीक क्यों नहीं हुई है? बस वो मुल्क कर्जों पर चल रहा है, अपने अलले थलले पूरे करने के लिए तो ये कर्जे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आवाम पर जो है वो बोझ टैक्सों का डाल दिया जाता है। क्लासेस अब चूंकि वक्त कम है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जाने से पहले हम चेयरमैन नैब के हवाले से भी यकीनन बात करना चाहेंगे। आज जो पेंशन स्कैंडल है उसकी गूंज कौमी असम्बली में सुनाई दी गई। सैयद नवीद कमर की बात करना चाहेंगे, बड़े सीरियस सवाल उन्होंने उठाए। इससे पहले डॉक्टर आरिफ अलवी ने उठाए थे सवाल, उन्होंने बात की थी, उनको क्रेडिट देते हैं। 342 में से सिर्फ 2 बंदे उठे हैं जिन्होंने सवालात उठाए हैं, एक डॉक्टर आरिफ अलवी ने किए हैं पीटीआई से, अब नवीद कमर साहब ने किए। बाकी असम्बली के लिए ये मसले नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी चीफ हैं आपके मुल्क के और उन पर इतनी बड़ी एक स्कैंडल स्टोरी आ गई है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरा ख्याल है, वो मैं उनको सुन रहा था, नवाज शली जो है नैब के जो स्पोक्स पर्सन है, उन पर अपने भी स्कैंडल है, खैर से अल्लाह के फजल से। वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक अलहदी स्टोरी है कि एक उस पर भी तफसील से बात करेंगे। उनको शिकायत रहती है कि जी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जाता। आमिर मतीन साहब उनको हर दफ़ा फ़ोन करते होते, इनके ज़्यादा चाहते हैं वो। सही। तो ये हमारे प्रोग्राम में नहीं आते। उस दिन मैं सुन रहा था कल उनको अरशद शरीफ के प्रोग्राम में जी कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिया जाता। सारी ये प्रोग्राम आपका है, आप खुद आना चाहते हैं नवाज साहब या चेयरमैन नैब साहब खुद आना चाहते हैं, कोई आप में से या किसी को डेजिग्नेट आप अपने नैब में से करना चाहते हैं, पूरा घंटा या आपका शो है, तशरीफ लाएं, हमारे साथ बैठें और डिस्कशन करें, आपको पूरा राइट है, आप आके दें। उस पे हमें ये कहा गया, आज एक स्टोरी छपी हुई थी, एक ये भी नया ट्रेंड आ गया है कि एक चैनल या कोई ग्रुप स्टोरी ब्रेक करे तो दूसरा चैनल के रिपोर्टर जो है ना, वो रेंट रिपोर्टर वाला स्टाइल है, रेंट मीडिया हाउस, वो उसके अगेंस्ट शुरू हो जाएंगे कि जी कि इनको स्टोरी नहीं छापते, क्लैरिफिकेशन छापेंगे। उसमें उन्होंने फरमाया है, जो ज्यादा सीरियस बात है, हम तो कह रहे थे कि सिर्फ एक एफिडेविट है जिसमें वो ये लिख के दे रहे हैं पिछले 34 साल से कि मैं और कोई नौकरी नहीं करता और मुझे पेंशन दीजिए फौज से। हमारा ये था स्टोरी जो हमने ब्रेक की थी। उन्होंने ये फरमाया है, जो आज उसमें रिटर्न स्टोरी में भी है, जिसमें उन्होंने छपवाई है, नैब ने अपनी मर्जी से बैठ के लिखवाई है, वो ये कहते हैं कि ये वहाँ पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट में या फौज में ये सारे का सारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि आप वहाँ से इसी तरह का एफिडेविट दे के वो ले लेते हैं पेंशन। उस पर हमने ISPR को कोई सवालात भेजे हैं कि क्या ये वाकई ऐसे होता है कि आप बैठ के फेक और उसमें झूठे FIR आप उसमें एफिडेविट देते हैं। हमें पेंशन लेने पे इतराज नहीं है, पेंशन 30 लाख या फौजी यहाँ पेंशन लेता है जो रिटायर्ड है। सवाल ये है कि अगर आपकी लीगल है, प्रोसीजर कोई इसमें कोई वैलिड नहीं किया गया, इसमें कोई करप्शन नहीं की गई, गलत नहीं हुआ, तो फिर आप कैसे लिख के दे रहे हैं कि मैं कोई नौकरी नहीं करता? आप फेडरल सेक्रेटरी एजुकेशन रहे हैं, कैड के रहे हैं, आप इंटीरियर सेक्रेटरी रहे हैं, नैब चेयरमैन रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, आपको तो कह देना चाहिए था कि सर मैं नौकरी भी कर रहा हूं, सही, मुझे तनख्वाह भी मिल रही है, हाँ जब मुझे नहीं रहेगी
फिर मैं आपको लिख के दे दूंगा कि मैं कुछ नहीं करता। इट्स अ डैम सीरियस बिजनेस। सिर्फ ये मुख्तसरन के आज मैं सारा दिन जो है तकरीबन इस वक्त 300-400 अफसरान हैं जो कि मिलिट्री से सिविल में आ चुके हैं। मैंने 10-20 को आज फ़ोन किया है, क्योंकि एक बता दे कि जनाब मैं ये एफिडेविट मुझे अभी तक नहीं मिला। हमारी ये दरख्वास्त है, बाकी वो 300-400 जो हैं, कि अगर कोई एफिडेविट पे साइन करता हो कि मैं कोई मुआवजा नहीं लेता और मैं कोई नौकरी करता, मैं बेरोजगार हूँ इसलिए मुझे हकदार हूँ इस पेंशन का, तो प्लीज़ हमें कॉल करें ताकि हम उनको ये बता सकें हमने नैब वालों को कि ऐसा नहीं है। सर ये हो नहीं सकता। मैं अगली बात कह रहा हूँ सर, इट्स अनइमेजिनेबल। आप अगर मैं यहाँ से इनको मैं 92 पे काम करता हूँ, इनको अगर मैं लिख के दूंगा, इनसे मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, पक्ष ले रहा हूँ, लिख के दूँ जी मैं किसी और जगह सपोजली नहीं ले रहा, और मैं ले रहा हूँ, मैं कैसे 34 साल आप ये देते रहे। अच्छा मुझे 2-4 ने मैसेज किए आर्मी में से, उन्होंने कहा ना कि हमने कुछ अरसे के लिए नौकरी की थी, हमने पेंशन लेनी बंद कर दी थी, जब वो नौकरी चली गई हमने दोबारा शुरू कर दी। इट्स ए बिग स्कैम। और जो आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा है, ISPR के वो जो हमारे हमने उनसे बात की है, कर्नल साहब हैं, उन्होंने कहा है जी कि हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, हम आपको इसको प्रॉपर इस पे रिप्लाई देंगे, क्योंकि अब तो बात सिर्फ एक बंदे की नहीं रहेगी कि अब इसमें बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि नैब ये कह रहा है, नैब का स्पोक्समैन वो नवाजिश अली ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी में इस तरह के एफिडेविट देना कि आप नौकरी भी करते रहें सरकारी, और ये कह के कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, पेंशन भी लेते रहें लिख के, कहते हैं नॉर्मल है। 1935 से उनका कहना है कि ये कॉलोनियल ईरा की एक डॉक्यूमेंट है जो हम सब मतलब वो उससे एक अजीब समझ जाता है कि सारे इतने सादा हैं, या मैं लफ्ज नहीं कह सकता कि इस पे साइन किए जाते हैं, ये उनका कहना है। सर किसी ऑनरेबल को, और बहुत सारे होते हैं, मैं नहीं मान सकता कि आप बैठ के आप एक ऑनरेबल आदमी को, ग्रेड 22 के अफसर को, नैब चेयरमैन को, रिटायर्ड मेजर को ये साइन करना चाहिए कि मैं नौकरी नहीं कर रहा, जबकि आप उस पर नौकरी कर रहे हो। अगर ये सारा लीगल है तो फिर एफिडेविट किस चीज का है? फिर तो लीगल है, मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, मुझसे तो 92 नहीं कहता कि आप हमें कोई वो दें, इसका कोई एफिडेविट लिख के दें कि फलां काम नहीं कर रहे। और बहुत सारा मेरा ख्याल है इसमें से बड़ा स्कैंडल निकलने वाला है मजीद, क्योंकि वो कहते हैं हम तो डूबे हैं, सब हम इंतजार कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि वो इसके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। यकीनन आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि उनकी जानिब से क्या पॉइंट ऑफ व्यू आता है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।